ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक बहुत अजीब पहेली है। अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी, बेहतरीन एनालिसिस और फिर भी 90% से ज्यादा लोग लगातार पैसा खोते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास ट्रेडिंग एक्सपर्ट एलिशा विल्क्स की सोच पर आधारित कुछ नोट्स हैं और आज का हमारा मकसद पैसा बनाने से ज्यादा पैसा बचाने की कला को समझना है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हम किसी जादुई स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहे हैं। कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है ये। नहीं, हम उस अनुशासन और मानसिकता की बात कर रहे हैं जो उन 10% सफल ट्रेडर्स को बाकी 90% से अलग करती है। जैसा कि एलिशा विल्क्स कहती हैं, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब नुकसान से बचना नहीं है, बल्कि जीतने के लिए लंबे समय तक खेल में टिके रहना है। जीतने के लिए टिके रहना, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर शायद यही सबसे मुश्किल काम है। तो चलिए इस सोच को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि ट्रेडिंग की इस दुनिया में सर्वाइवल का असली मतलब क्या है। तो हमारे नोट्स में जो पहली बात है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इसमें ट्रेडर्स की असफलता के लिए 5 बड़ी गलतियां बताई गई हैं, लेकिन इनमें से एक भी मतलब गलत स्टॉक चुनने या खराब एनालिसिस के बारे में नहीं है। ये सब साइकोलॉजिकल है। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, लालच, डर। क्या इसका मतलब ये है कि सफलता की कुंजी चार्ट से ज्यादा मनोविज्ञान में छिपी है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस पूरी चर्चा का सार है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी मिल जाएगी और वो पैसा बनाने लगेंगे। हाँ, कोई जादुई इंडिकेटर। बिल्कुल। लेकिन असलियत यह है कि आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो सकती है, पर अगर आपका मनोविज्ञान कमजोर है, अगर आप अनुशासन में नहीं हैं, तो नतीजा वही होगा जो 90% लोगों का होता है। हाँ। एलिशा विल्क्स के नोट्स के अनुसार ये 5 गलतियां: ओवर ट्रेडिंग, एक ही ट्रेड में सब कुछ लगा देना, स्टॉप लॉस ना लगाना, घाटे का बदला लेने की कोशिश और भावनाओं में बह जाना, ये सब अनुशासन की कमी के लक्षण हैं। मतलब बाजार का गलत होना रिस्क नहीं है? नहीं, यहाँ नियम तोड़ना ही सबसे बड़ा रिस्क है। ठीक है, तो अगर अनुशासन ही सब कुछ है, तो इसका पहला नियम क्या है? हमारे नोट्स सीधे तौर पर पूंजी यानी कैपिटल की सुरक्षा की ओर इशारा करते हैं। एलिशा विल्क्स का एक सुनहरा नियम है, किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 5 से 10% से ज्यादा का रिस्क कभी ना लें। हाँ, और यहाँ सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट यही है कि मुनाफे से पहले नुकसान के बारे में सोचें। बिल्कुल। ट्रेडर्स को मुनाफे के बारे में सोचने से पहले ये तय करना चाहिए कि वो कितना खोने के लिए तैयार हैं। तो ये जो 5% का नियम है, ये आपको उस सोच से हटाता है कि मैं कितना कमा सकता हूँ। हाँ, और इस यथार्थवादी सोच पर लाता है कि मैं अधिकतम कितना गवा सकता हूँ ताकि मैं कल भी ट्रेड कर सकूं। यही एक प्रोफेशनल और एक शौकिया ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। बिल्कुल। लेकिन ये 5% वाला नियम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये छोटे ट्रेडर्स के लिए व्यवहारिक है? मान लीजिए किसी के पास सिर्फ 50,000 की कैपिटल है, तो इसका 5% तो सिर्फ 2,500 रुपए हुआ। इतने छोटे रिस्क के साथ क्या कोई वाकई में बड़ा मुनाफा कमा सकता है? ये थोड़ा हतोत्साहित करने वाला नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब ना ट्रेडिंग को देखने की नजरिए में छिपा है। अच्छा। अगर कोई ट्रेडिंग को लॉटरी की तरह देख रहा है कि एक ही ट्रेड में अमीर बनना है, तो 2,500 का रिस्क बहुत छोटा लगेगा। सही बात है। लेकिन अगर कोई इसे एक बिजनेस की तरह देख रहा है जिसे सालों साल चलाना है, तो यही 2,500 उसका सुरक्षा कवच है। ये नियम ये पक्का करता है कि अगर आपके लगातार 4-5 ट्रेड भी गलत हो जाएं, जो कि बहुत सामान्य है, तब भी आपके 75 से 80% पूंजी सुरक्षित रहेगी। आप बाजार से बाहर नहीं होंगे। आप अपनी गलतियों से सीखकर वापस आ सकते हैं। एग्जैक्टली। वो 2,500 रुपए का रिस्क आपको खेल में बनाए रखने की कीमत है। जैसा कि एलिशा विल्क्स कहती है, कैपिटल इज योर ऑक्सीजन, प्रोटेक्टेड। ऑक्सीजन खत्म तो खेल खत्म। बिल्कुल। अरे ये तो सोचने का बिल्कुल उल्टा तरीका है। ज्यादातर लोग तो पहले देखते हैं कि उनके ब्रोकर के अकाउंट में कितना मार्जिन उपलब्ध है और फिर सोचते हैं कि उस पैसे से कितने ज्यादा लॉट खरीदें। हाँ, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आप कह रहे हैं कि पहले सोचो कि कितना गंवाना है और लॉट साइज वहां से तय होगा। बिल्कुल, यही पोजीशन साइजिंग का सही तरीका है। आपको पहले खुद से पूछना चाहिए, अगर ये ट्रेड पूरी तरह से मेरे खिलाफ गया तो मेरा अधिकतम नुकसान कितना होगा। अगर इस सवाल का जवाब आपको बेचैन कर रहा है, अगर आपको रात में नींद न आने का डर है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपका लॉट साइज बहुत ज्यादा है। तेज ना हो जाएं।
ठीक है, तो हमने पोजीशन साइजिंग से अपने नुकसान को एक सीमा में बांध दिया, मान लीजिए 5% पर। लेकिन असल में उस सीमा को लागू कैसे करें जब ट्रेड हमारे खिलाफ जाने लगे? मुझे लगता है यहीं पर स्टॉप लॉस की भूमिका आती है, जो शायद सबसे जरूरी लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला टूल है। आपने सही कहा। स्टॉप लॉस उस 5% के नियम को हकीकत में बदलने का जरिया है। एलिशा विल्क्स के नियम बहुत स्पष्ट है। ट्रेड में घुसने से पहले निकलने का रास्ता तय होना चाहिए। कई ट्रेडर्स अहंकार में आ जाते हैं। वो सोचते हैं नहीं, बाजार यहीं से घूमेगा, और अपने स्टॉप लॉस को और नीचे खिसकाते जाते हैं। उम्मीद पर। हाँ, उम्मीद पर। लेकिन बाजार किसी के अहंकार की परवाह नहीं करता। और ऑप्शंस में तो ये और भी खतरनाक हो जाता होगा, क्योंकि वहां सिर्फ कीमत ही नहीं, समय भी आपके खिलाफ काम कर रहा होता है। निश्चित रूप से। ऑप्शंस में एग्जिट प्लान और भी ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ एक प्राइस पॉइंट नहीं होता। अच्छा। हमारे नोट्स के मुताबिक एग्जिट प्लान कई तरह के हो सकते हैं। कुछ लोग प्रीमियम के आधार पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे कि 100 रुपए का प्रीमियम 70 पर आने पर निकल जाएंगे। हाँ, कुछ समय के आधार पर एग्जिट करते हैं। जैसे एक्सपायरी के दिन 2 बजे के बाद वो अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। ओके। मुद्दा यह है कि एक प्लान होना चाहिए जिसे आपने ठंडे दिमाग से बनाया हो। बिना एग्जिट प्लान के कोई भी ट्रेड वो सिर्फ एक जुआ है। मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती तब होती है जब ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगता है और डर या उम्मीद हावी हो जाती है। तब लोग अपने ही बनाए नियम तोड़ देते हैं। बिल्कुल। एलिसिया विल्क्स एक ट्रेडर का उदाहरण देती हैं जो 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड में घुसा। जब प्रीमियम गिरकर 52 पर आया तो उसने सोचा बस यहीं से घूमेगा, थोड़ी और उम्मीद रखता हूँ। और उसने अपना स्टॉप लॉस सिस्टम से हटा दिया। हाँ। और वो प्रीमियम उस दिन 5 रुपए पे बंद हुआ। बाप रे। एक छोटा नियंत्रित 50 रुपए का नुकसान एक विनाशकारी नुकसान में बदल गया, सिर्फ एक छोटे से पल की झूठी उम्मीद के कारण। इसीलिए सबसे जरूरी नियम है, जो नियम आपने ठंडे दिमाग से बनाया था उसे गर्म दिमाग से कभी न तोड़े। ठीक है। तो अनुशासन और प्लानिंग के अलावा ऑप्शंस में कुछ छिपे हुए रिस्क भी होते हैं। हमारे नोट्स में वॉलेटिलिटी का जिक्र है और इंडिया वेक्स का भी। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? क्या ये बाजार के डर या उत्साह का मीटर है? हाँ, आप इसे डर का मीटर कह सकते हैं। जब विक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बाजार में आने वाले समय में बड़ी उथल-पुथल की आशंका बढ़ रही है। जैसे किसी बड़े इवेंट से पहले चुनाव के नतीजे या आरबीआई पॉलिसी। बिल्कुल। ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। उन्हें बढ़ा हुआ प्रीमियम तो मिलता है, लेकिन एक अचानक स्पाइक उनके पूरे मुनाफे को खत्म कर सकता है और भारी नुकसान भी दे सकता है। हाँ, और वहीं जब विक्स बहुत कम होता है तो बायर्स को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सस्ते प्रीमियम का मतलब ये भी हो सकता है कि बाजार में कोई बड़ा मूव आने की उम्मीद ही कम है। तो ये वॉलेटिलिटी एक अनदेखा दुश्मन है। लेकिन मैंने सुना है कि ऑप्शंस में कुछ और भी छिपी हुई ताकतें काम करती हैं, जिन्हें ग्रीक्स कहते हैं। हमारे नोट्स के हिसाब से सबसे पहला है डेल्टा। क्या ये बस ये बताता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो ऑप्शन भी ऊपर जाएगा? हाँ, मोटे तौर पर यही है। अगर मैं एक एनालॉजी का इस्तेमाल करूं तो डेल्टा आपके ऑप्शन का स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर? हाँ, ये बताता है कि अंडरलाइंग स्टॉक के हर 1 रुपए के मूव के लिए आपका प्रीमियम कितनी तेजी से बढ़ेगा या घटेगा। एक हाई डेल्टा जैसे 0.80 का मतलब है कि आपकी गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चलेगी, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। बिल्कुल। एक छोटा सा गलत मोड़ भी आपको बहुत दूर ले जा सकता है। और एक कम डेल्टा जैसे 0.20 धीमी रफ्तार की तरह है, सुरक्षित, लेकिन मुनाफा भी धीरे धीरे होगा। ये अच्छी एनालॉजी है। अगला ग्रीक है थीटा। मैंने सुना है ये ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे टाइम डीके भी कहते हैं। ये कैसे काम करता है? थीटा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके ऑप्शन प्रीमियम पर लगी एक घड़ी है जो लगातार टिक टिक कर रही है। हर गुजरते सेकंड के साथ ये आपके प्रीमियम की थोड़ी सी वैल्यू खा जाती है, भले ही बाजार 1 इंच भी ना हिले। अच्छा। ये उस ऑप्शन को होल्ड करने के लिए समय का किराया है जो आप चुका रहे हैं। इसीलिए एक्सपायरी के पास, खासकर गुरुवार को, थीटा बहुत तेजी से प्रीमियम को गला देता है। ये एक पिघलती हुई आइसक्रीम की तरह है। अगर आपने उसे जल्दी नहीं खाया तो वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। और हमारे नोट्स में एक और ग्रीक वेगा का भी जिक्र है। हाँ। ये वोलेटिलिटी से कैसे जुड़ा है? वेगा आपके ऑप्शन की वॉलेटिलिटी के प्रति संवेदनशीलता को मापता है। अगर विक्स यानी डर का मीटर बढ़ रहा है तो वेगा आपको बताएगा कि आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, भले ही स्टॉक की कीमत वहीं की वहीं क्यों ना हो। हाँ, ये बताता है कि आपका ऑप्शन डर और उत्साह के माहौल पर कैसे रिएक्ट करेगा। इसीलिए एलिशिया विल्क्स चेतावनी देती हैं, अंडरस्टैंड ग्रीक्स और ग्रीक्स विल हर्ट यू। ग्रीक्स को समझें, वरना वे आपको चोट पहुंचाएंगे। इन्हें समझे बिना ऑप्शन ट्रीट करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है।
ये जो लालच और डर वाली बात है, ये सीधे तौर पर साप्ताहिक एक्सपायरी से जुड़ती है ना? हर हफ्ते जीरो हीरो बनने का नशा। हमारे नोट्स कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जाल है। साप्ताहिक एक्सपायरी ट्रेडर्स को हर हफ्ते लॉटरी जीतने का मौका देती है और इसी एक दिन में पैसा डबल के लालच में लोग बार बार अपनी पूंजी गंवाते हैं। और खबरों के आधार पर ऑप्शन खरीदना। वो एक और गलती है। जब तक खबर आप तक पहुंचती है उसका असर कीमत में पहले ही आ चुका होता है। आप हमेशा देर से आते हैं। हमेशा। और शायद सबसे खतरनाक गलती है बिना हेजिंग के नेकेड ऑप्शंस बेचना, जहां आपका नुकसान 80 में कूद सकता है। और मुझे लगता है एक गलती जो अक्सर एक सफल ट्रेड के बाद होती है, वो है अति आत्मविश्वासी हो जाना। बिल्कुल। एक या दो सफल ट्रेड के बाद ट्रेडर को लगने लगता है कि उसने बाजार को समझ लिया है। वो अपने नियम भूल जाता है अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ा देता है। और फिर एक ही गलत ट्रेड उसका सारा मुनाफा और पूंजी ले जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि मार्केट कभी स्थायी दोस्त नहीं होता। बिल्कुल। एक सफल ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि अगला ट्रेड भी सफल होगा। हर ट्रेड एक नई चुनौती है और हर ट्रेड एक नए अनुशासन की मांग करता है। जो ट्रेडर इस बात को समझ लेता है वो लंबे समय तक टिका रहता है। हाँ। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा कमाता है, या जिसके पास सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। सबसे अच्छा ट्रेडर वो है जो सबसे ज्यादा समय तक बाजार में टिका रहता है। हाँ, एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। अगर पूंजी बचेगी, रिस्क लिमिट का पालन होगा और भावनाएं काबू में रहेंगी तो मुनाफा एक बाय प्रोडक्ट की तरह अपने आप आएगा। एकदम सही। और यहाँ सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन सभी नियमों का, इस सारे अनुशासन का एक ही उद्देश्य है, बाजार में टिके रहना ताकि अंत में जीत मिल सके। पर ये जीत असल में है क्या? क्या ये सिर्फ पैसों का मुनाफा है जिसे हम अपने P&L स्टेटमेंट में देखते हैं, या फिर असली जीत अपनी भावनाओं पर, अपने लालच और डर पर और अपनी प्रक्रिया पर महारत हासिल करना है, जिसके बाद मुनाफा बस एक स्वाभाविक परिणाम बनकर रह जाता है।